Okay, so this is the application note from the Texas Instruments, the application report. And in this application report, they have actually explained the concept of data communication over the I2C bus in a very easier manner. So you can easily understand the operation of the bus and the way the components might get connected with each other using this protocol. So, according to this application report, it says that I2C bus is very popular and powerful bus used for communication between a master or multiple master and a single or multiple slave devices. This is the figure. In this figure, may actually we have a microcontroller which actually get connected with the either this SCL0 STA0 I2C bus or this bus, and there is a multiplexer switch in between. ये multiplexer switch basically multiplex कर रहा है ऑपरेशन को कैसे कि माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करता है either to this bus or to the this bus. So it depends upon the setting of this multiplexer. Or so actually this is how a single microcontroller get connected with either this I2C network or this I2C network. एंड अगर हम इसको केयरफुली एनालाइज करें तो हमें ये देखते हैं कि इन तमाम इंडिपेंडेंट जो कम्युनिकेशन बसेस हैं I2C की ये तमाम बसेस के ऊपर पुल अप रजिस्टर्स कनेक्टेड है यार हियर these are the pull up registers. In this case these are the pull up registers, or for this case here are the pull up registers. और ये पुल अप रजिस्टर इसलिए लगाए गए कि इस बस को फर्दर एक्सटेंड किया गया है. आई मीन इसकी जो कम्युनिकेशन मीडियम की जो लेंथ थी उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया बाय दिस हब रिपीटर बफर. और इससे क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन मीडियम की लेंथ है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं. बट रिमेंबर कि अगेन अगर आप ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज टू कपल ऑफ रजिस्टर्स अगेन जो कि पुल ऑफ रजिस्टर होते हैं. तो ये एक जनरल बेसिकली एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है I2C बेस्ड जो कि इस तरह से बनाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम. अच्छा इसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये that is not important for us now. The more important aspect I would like to discuss before getting to know about electronics जो कि फिलहाल अभी इतनी important नहीं है. I2C इंटरफेस में जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो तो मैं आपको दे चुका हूँ कि जिसमें आपको now you know what are the signals that are used in I2C इंटरफेस. वो SDA और SCL लाइंस होती हैं और ये दोनों पुल अप रजिस्टर से कनेक्टेड होती हैं. उसके अलावा अब हमें देखना ये इस एप्लीकेशन रिपोर्ट के अंदर कि जो जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन मास्टर स्लेव वो कैसे होती है उसका क्या प्रोसीजर क्या है उसकी सीक्वेंस क्या है. कुछ सीक्वेंस हमने पहले आइडेंटिफाई किए हैं द प्रीसीडिंग लेक्चर सेट. इसमें थोड़ा और एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. एक तो ये कि जनरल प्रोसीजर क्या है क्योंकि प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है कि हाउ डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस चाहे वो मास्टर हो चाहे वो स्लेव हो. तो मास्टर से स्लेव को ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होता है कि सपोज अगर आपके पास एक मास्टर है जो कि उसने ट्रांसफर करना है स्लेव को तो इस केस में मास्टर जो है वो ट्रांसमीटर बन जाएगा और स्लेव जो है वो रिसीवर बन जाएगा. तो मास्टर ट्रांसमीटर सेंड्स करेगा स्टार्ट कंडीशन एंड एड्रेसेस द स्लेव रिसीवर. ऑफ कोर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देयर विल बी ऑलवेज अ स्टार्ट कंडीशन एंड द स्टॉप कंडीशन विद इन विच ऑल द डेटा कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस. तो ये स्टार्ट कंडीशन पहले असर्ट होगी जनरेट होगी बाय द मास्टर जो होगा ऑफ कोर्स जो ट्रांसमिट करेगा वो जनरेट करेगा. और उसके बाद मास्टर ही क्योंकि इसके में मास्टर ट्रांसमीटर है तो मास्टर जो है वो एड्रेस प्लेस करेगा ऑन द एड्रेस लाइन या डेटा लाइन के ऊपर जो कि रिसीव होगा टू द रिसीवर सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ के द कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू इट. तो उसके बाद मास्टर ट्रांसमीटर जो होगा वो डेटा सेंड करेगा स्लेव रिसीवर को. यानी कि फर्स्ट इज द स्टार्ट कंडीशन then the address of this receiver and then you can transfer the data to the slave receiver and once it is finished the master transmitter terminates the transfer with the stop condition. तो यकीन करें means के there is a start condition there is a stop condition and the data transfer in the middle in between. और उसमें जो sequence है that the first byte will be the address byte और जो 8 bit होगी that will be the read write bit होगी और उसके बाद you can transfer the data bytes. And in the case of reading data from the receiver or from the slave तो उसमें master basically becomes a receiver और slave becomes a transmitter. तो उस केस में क्या होगा मास्टर रिसीवर जो होगा वो सेंड्स करेगा स्टार्ट कंडीशन. देखिए स्टार्ट कंडीशन हमेशा मास्टर जनरेट करेगा ये स्लेव नहीं जनरेट कर सकता. ये उसके पास अथॉरिटी उसके पास ये राइट नहीं होता. तो हमेशा स्टार्ट कंडीशन मास्टर जनरेट करेगा एंड एड्रेसेस द स्लेव ट्रांसमिटर. अगेन फर्स्ट पॉइंट दोनों केसेस में सेम है. स्टार्ट कंडीशन में मास्टर जनरेट करेगा
और उसके बाद जो स्लेव का एड्रेस है वो भी मास्टर बताएगा कि व्हाट इज एड्रेस ऑफ द स्लेव, उसको मतलब कम्युनिकेट करेगा बस के ऊपर। और उसके बाद अगेन क्या है कि मास्टर रिसीवर सेंड्स द रिक्वेस्टेड रजिस्टर टू रीड टू स्लेव ट्रांसमीटर। इसका कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप जो एड्रेस भेज रहे हैं वो तो ट्रांसमीटर, ये रिसीवर का इटसेल्फ रिसीवर का है, यानी हाउ रिसीवर विल आइडेंटिफाई इटसेल्फ कि कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड फॉर इट, फॉर द रिसीवर। तो उसके लिए ये होता है कि पहले आप उसका अपना यूनिक एड्रेस ट्रांसफर करते हैं बस के ऊपर। तो जब रिसीवर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी के उस रिसीवर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स विच हैव आल्सो यूनिक एड्रेसेस। तो उन यूनिक एड्रेसेस को भी आपको स्पेसिफाई करना है अगर हो, तो यू कैन ट्रांसफर दोज यूनिक एड्रेसेस आफ्टर द इनिशियल एड्रेस ऑफ द स्लेव ट्रांसमीटर। तो दिस केस में ये लिख रहा है कि मास्टर रिसीवर सेंड द रिक्वेस्टेड रजिस्टर टू रीड टू स्लेव ट्रांसमीटर। उसके बाद मास्टर रिसीवर रिसीव करता है डेटा फ्रॉम द स्लेव ट्रांसमीटर। यानी कि जब एड्रेसेस सेंड कर दिए गए उसके बाद आप स्लेव ट्रांसमीटर से डेटा को रीड कर सकते हैं, यानी वो डेटा आपको ट्रांसफर करेगा। और वंस डेटा इज ट्रांसफर्ड तो मास्टर रिसीवर टर्मिनेट्स द ट्रांसफर विद द स्टॉप कंडीशन। अगेन स्टॉप कंडीशन विल बी जनरेटेड बाय द मास्टर। ये इसी सिंपल सी डायग्राम है, इसमें स्टार्ट स्टॉप कंडीशन बताई जा रही है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टार्ट कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और स्टॉप कंडीशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो दिस इज एग्जांपल, और इसके मिडल में ये सारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये समझे दो स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन है विच इज कंपलसरी टू हैव फॉर द ट्रांजैक्शन टू बी इनिशिएटेड। तो ये दोनों कंडीशन होंगी। अच्छा, उसके अलावा रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन क्या होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड। रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन ये होता है, कहता है ये कि वो है तो एक स्टार्ट कंडीशन तरह, इट्स सेम लाइक स्टार्ट कंडीशन, लेकिन ये क्यों यूज की जाती है? ये यूज की जाती है इन प्लेस ऑफ बैक टू बैक स्टॉप देन स्टार्ट कंडीशन। ठीक है, यानी बैक टू बैक स्टॉप एंड स्टार्ट कंडीशन होता है कि आपने कंडीशन आपने स्टॉप किया ट्रांजेक्शन को एंड देन अगेन यू आर असर्टिंग स्टार्ट कंडीशन। तो ये जो स्टार्ट स्टॉप के बाद आ रहा है बैक टू बैक, इस चीज को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, रीस्टार्ट कंडीशन को यूज किया है। अच्छा, वो कहता ही है कि इट लुक्स आइडेंटिकल टू अ स्टार्ट कंडीशन बट डिफर्स फ्रॉम अ स्टार्ट कंडीशन बिकॉज it happens before a stop condition when the bus is not idle. This is very important. यानी कहने का मकसद ये है कि ये डिफर किस तरह करती है फ्रॉम ए स्टार्ट कंडीशन से, क्योंकि इट हैपेंस बिफोर ए स्टॉप कंडीशन। क्योंकि आप बिफोर, आप जब तक स्टॉप कंडीशन असर्ट नहीं करते आपकी बस आइडल स्टेट में नहीं आती है। और यूजुअली स्टार्ट कंडीशन होती है वो आइडल स्टेट में आती है कि बस इज आइडल होती है ना, तब आप स्टार्ट करते हैं। और आइडल स्टेट का मतलब होता है कि बस इज फ्री टू बी यूज्ड, यानी फ्री टू एक्सेस, दैट इज आइडल स्टेट। तो इस केस में ये बताया जा रहा है कि आपकी स्टार्ट कंडीशन जो है, एक तो वो नॉर्मल स्टार्ट कंडीशन बताया कि वो जब बस आइडल होती है तो स्टार्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो रीस्टार्ट कंडीशन है, ठीक है, वो रीस्टार्ट कंडीशन ये होती है कि आपने बस का कंट्रोल अभी उसको रिलिंक्विश नहीं किया होता, उसको रिलीज नहीं किया होता, यानी स्टॉप कंडीशन असर्ट नहीं की होती, और आप अगेन एक रीस्टार्ट कंडीशन असर्ट करते हैं बस के ऊपर। तो उसमें और एक्चुअल रीस्टार्ट जो स्टार्ट कंडीशन में डिफरेंस क्या था कि एक तो वो कहता है कि इट हैपेंस बिफोर स्टॉप कंडीशन, यानी स्टॉप कंडीशन से पहले ये आती है, इसको असर्ट करते हैं। और उसका एक है कि व्हेन द बस इज नॉट आइडल। अब ये क्यों यूजफुल है? यूजफुल है फॉर व्हेन द मास्टर विशेस टू स्टार्ट न्यू कम्युनिकेशन बट डज नॉट विश टू लेट द बस गो आइडल विद द स्टॉप कंडीशन। ये बात मैं ये यहाँ पे आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड्स में नहीं बताई। उसका रीजन ही ये है कि अगर मास्टर बस का कंट्रोल रिलीज नहीं करना चाहता, ठीक है, और एक नई कम्युनिकेशन न्यू कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, उस केस में वो बस के ऊपर स्टॉप कंडीशन को असर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो डज नॉट विश टू लेट द बस गो आइडल व्हेन द स्टॉप विद द स्टॉप कंडीशन। क्यों? क्योंकि मास्टर विशेस टू स्टार्ट ए न्यू कम्युनिकेशन। ठीक है, और अगर आपने स्टॉप कंडीशन जनरेट कर दी, उससे होगा क्या कि उससे चांस है मास्टर का लूजिंग कंट्रोल ऑफ द बस टू अनदर मास्टर, यानी मल्टी मास्टर एनवायरमेंट में। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज करूं तो जनरली नाउ वी हैव अ ग्रेटर आइडिया ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशंस। रीस्टार्ट कंडीशंस का जो जो बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर मास्टर विशेस टू कंटिन्यू विद द other transmissions on the bus, तो वो to avoid losing the control of the bus, it can regenerate the start condition on the bus.
लेकिन वो डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि आपकी जो स्टार्ट कंडीशन जनरेट होगी वो एक्चुअली उसमें बस जो होती है वो आइडल स्टेट में नहीं जाती, क्योंकि आपकी जो नॉर्मली बस जब आप स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली बस आइडल होती है, देयर इज नथिंग हैपनिंग ऑन द बस। तो इस केस में बस का कंट्रोल आप रिलिंक्विश नहीं करते, लूज नहीं करते, और आप रीस्टार्ट कंडीशन जनरेट करके यू कैन होल्ड द कंट्रोल ऑफ द बस। तो ये इसका मकसद है, और ये जनरली इसलिए होता है कि फॉर एग्जाम्पल वंस यू एक्वायर द बस एंड यू ट्रांसफर्ड सम इंफॉर्मेशन टू एनी स्पेसिफिक स्लेव, now you have further information for another device, another slave device on the network, on the bus. So rather than losing the control of the bus, you can keep it by basically placing a restart condition and then continue with another slave uh, for data transfer information. तो ये actually इसका पूरा जो background है वो ये है कि मतलब कि losing control means कि it might be possible कि the bus might get acquired by another master, क्योंकि एक multi master architecture है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी, तो इसको अवॉइड करने के लिए रीस्टार्ट का मैकेनिज्म इसमें सपोर्ट किया जाता, सपोर्टेड है। अच्छा, डेटा की जो वैलिडिटी और बाइट का जो फॉर्मेट है, तो इसमें लिखा हुआ है कि हर एक सिंगल क्लॉक पल्स के ऊपर आपका एक बिट डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो चूंकि हमारी जो बाइट होती है उसमें 8 बिट्स होती हैं, एसडीए लाइन के ऊपर वो ट्रांसफर कैसे होती है कि, तो कहता है कि बाइट में भी इधर भी डिवाइस एड्रेस हो सकता है, रजिस्टर एड्रेस हो सकता है, या डेटा रिटर्न टू रीड फ्रॉम स्लेव है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिवाइस जो एड्रेस, जो डेटा बाइट जाएगा वो एड्रेस भी हो सकता है डिवाइस का, रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है, और डेटा भी हो सकता है जो आपने रीड या राइट करना होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डरिंग है डेटा ट्रांसफर की, वो कहता है कि ट्रांसफर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट, यानी एमएसबी फर्स्ट ट्रांसफर होगी। जो भी आपका डेटा होगा उसको जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उसमें एमएसबी फर्स्ट ट्रांसफर होती है, और एनी नंबर ऑफ डेटा बाइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मास्टर टू स्लेव बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशंस। यानी इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक बाइट ट्रांसफर करनी है या 10 बाइट ट्रांसफर करनी है। तो एनी नंबर ऑफ डेटा बाइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मास्टर स्लेव बिटवीन स्टार्ट एंड कंडीशन। So data on the SD line must remain stable during the high phase of the clock period. As changes in the data line when the SCL is high are interpreted as control commands. ठीक है, तो ये एक important aspect है, क्योंकि कहते हैं कि data line होती है वो stable रहनी चाहिए on the high phase होता है clock period का, यानी clock period का वो टाइम जिसमें क्लॉक पीरियड हाई स्टेट में होती है, उस वक्त आपकी डेटा लाइन को स्टेबल रहना चाहिए, यानी उस पर जो भी स्टेट है डेटा की उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजिशन बेसिकली उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, और वो मीनिंग ये है कि वो ट्रांजिशन सिर्फ स्टार्ट स्टॉप कंडीशन के तौर पर इंटरप्रेट की जाती हैं। ये हमने डिस्कस किया था जब हम स्टार्ट स्टॉप कंडीशन पढ़ रहे थे। स्टार्ट कंडीशन में ये होता है कि अगर आपकी क्लॉक जो है वो अपनी एक हाई स्टेट में होती है, ड्यूरिंग द हाई स्टेट ऑफ द क्लॉक, तो इफ देयर इज अ ट्रांजिशन on the data line, so it can be interpreted as either a start condition or a stop condition depending upon the transition। high to low है तो start है, low to high है तो stop condition है। इसलिए ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर एससीएल लाइन, जब आपकी क्लॉक जब सिग्नल हाई होती है, क्लॉक तो हाई लो की पल्स होती हैं, ट्रेन और पल्स होती हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट इज हाई, यानी जो क्लॉक पीरियड वो हाई होती है, उस दौरान डेटा लाइन मस्ट बी स्टेबल, देयर शुड बी नो ट्रांजिशन ऑन द डेटा लाइन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड, यानी एक्चुअल डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, उसमें एड्रेस भी शामिल है, उसमें डेटा भी शामिल होता है। दिस इज द पॉइंट व्हिच इट वांटेड टू एम्फसाइज। अगेन ये हमारे पास एक डिटेल टाइमिंग डायग्राम है जिसमें एस डी ए लाइन कहता है स्टेबल होते हैं एस सी एल लाइन इज हाई। तो आप ये देखें एस सी एल लाइन का हाई कहाँ पर है, यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे एरो की पल्स गिवन है। इसमें ये बता रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम द डेटा जो लाइन होती है वो स्टेबल रहती है, यानी जैसे यहाँ पे हाई था तो स्टेबल रहा, यहाँ पे लो था तो स्टेबल रहा, तो ये बिट टाइम्स है, यहाँ पे हाई था तो हाई स्टेबल रहा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आई स्क्वायर की कम्युनिकेशन का, कि आपकी क्लॉक जो हाई स्टेट में जब होती है उसमें डेटा लाइन की जो वैल्यू होगी, चाहे वो हाई हो चाहे लो, इट डजंट मैटर, बट इट मस्ट रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हाई पल्स ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो डेटा इसमें 10101010 ये एच बताया गया, एग्जांपल ऑफ सिंगल बाइट डेटा ट्रांसफर है। ओके, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट और नॉट एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी जरा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता चुका हूँ आपको इसके अंदर कि जनरली आई स्क्वायर सी के अंदर there is always a acknowledgement bit after the data transfer of 8 bit, यानी हर बाइट के ट्रांसफर के बाद एक एक्नॉलेजमेंट की बिट आती है जो कि एक्नॉलेज करती है कि डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली।
तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ईच बार डेटा जो है इज फॉलोड बाय वन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, और ये हमेशा रिसीवर जनरेट करेगा जो कि डेटा रिसीव करता है, वही एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करता है, और ये हमेशा लॉजिक लो होती है। तो allows the receiver to communicate with the transmitter that the byte was successfully received and another byte may be sent, यानी कि ये एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट होती है रिसीवर की तरफ से टू द मास्टर या ट्रांसमीटर कि इट हैज रिसीव्ड डेटा, यू कैन सेंड फर्दर डेटा इफ देयर इज। अच्छा, before the receiver can send an acknowledgement, the transmitter must release the SDA line, yes, क्योंकि जिसके पास कंट्रोल होता है लाइन का वो ही उसको असर्ट कर सकता है। क्योंकि डेटा जब ट्रांसमिट होता है एसडीए के ऊपर तो वो ट्रांसमीटर की कंट्रोल में होता है, तो ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसफर करने के बाद 9th क्लॉक पल्स के ऊपर उसका उसका कंट्रोल रिलीज कर देता है जस्ट फॉर 1 क्लॉक साइकिल। जो उस वक्त जो रिसीवर होता है उसने उसको असर्ट करना होता है विद द एक्नॉलेजमेंट बिट। अगर वो एक्नॉलेजमेंट बिट असर्ट करता है तो मास्टर को पता चल जाता है कि डेटा हैज बीन रिसीव्ड। अगर वो असर्ट नहीं हुआ तो मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि टू सेंड एन एक्नॉलेज बिट द रिसीवर शैल पुल डाउन द एसडीए लाइन ड्यूरिंग द लो फेज, ड्यूरिंग द लो फेज ऑफ द एक्नॉलेज नेगेटिव एक्नॉलेज रिलेटेड क्लॉक पीरियड होता है पीरियड 9, so that the SDA line is stable during so the SDA line is stable or low during the high phase of the economic negative clock period होता है। ये वही बात की जा रही है कि किस स्टेट पे ऑफ द क्लॉक पल्स जो है वो आपकी डेटा लाइन को क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी है या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। एक्नॉलेजमेंट जो कि नॉर्मली लो स्टेट होती है, तो कह रहा है कि क्लॉक की जो हाई पल्स की ड्यूरेशन होगी उस वक्त उसको लॉजिक लो पे स्टेबल होना चाहिए, किसको, एक्नॉलेजमेंट को, ताकि वो इंटरप्रेट हो सके प्रॉपरली एट द रिसीविंग एंड पे, यानी एक्चुअली वो ट्रांसमीटर जिसको सेट की जाती है। तो ये उसी पॉइंट को एम्फेसाइज किया जा रहा है। और सेटअप एंड होल्ड टाइम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ये खैर ये सिग्नल के अपने टर्मिनोलॉजी होती है वो एक अलग है, दैट इज समथिंग एल्स, इसको फॉरगेट अबाउट इट फॉर नाउ। अच्छा, व्हेन द एसडीए लाइन रिमेंस हाई, जब एसडीए लाइन रिमेंस हाई ड्यूरिंग द एक्नॉलेज क्लॉक पीरियड, दिस इज इंटरप्रेटेड एज ए नेगेटिव एक्नॉलेज। एनएसी का मतलब होता है नेगेटिव एक्नॉलेज, यानी कहना हो सकता है अगर एक्नॉलेजमेंट के टाइम पर आपकी क्लॉक सिग्नल हाई स्टेट में हुई, सॉरी डेटा लाइन हाई स्टेट में हुई, तो इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव एक्नॉलेज होता है, और इसके पीछे कई कंडीशंस हो सकती है कि नेगेटिव एक्नॉलेज क्यों हुआ। तो वो 4 पॉइंट्स बताता है कि मे बी रिसीवर इज अनएबल टू रिसीव और ट्रांसमिट बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग सम रियल टाइम फंक्शन एंड इज नॉट रेडी टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद द मास्टर। तो ये एक रीजन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिसीवर गेट्स डेटा or command that it does not understand, might be possible, and during the transfer the receiver cannot receive any more data bytes, ये भी possibility है। And a master receiver is done reading data and indicates this is to the same through acknowledge। ये एक important point है last वाला, कि जब master receiver is done reading data and indicates this to a slave through an acknowledge, जब master receiver बनता है, जब मास्टर रिसीवर बनता है तो जब वो डेटा रिसीव कर होता है तो जो लास्ट बाइट वो रिसीव करता है उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट की बिट असर्ट नहीं करता, ये मास्टर करता है, स्लेव ऐसा नहीं करता, सिर्फ मास्टर करता है। जब मास्टर ने अपने तमाम रिक्वायर्ड बाइट रिसीव कर लिए होते हैं तो आखिरी बाइट के बाद वो नेगेटिव एक्नॉलेज करता है, यानी वो एक्नॉलेज की बिट को लो असर्ट नहीं करता, और ये वो जानबूझ करता है। इट्स अ डिलिबरेट एक्ट बिकॉज इट हैज टू टर्मिनेट द सेशन नाउ, ये दिस इज हाउ इट टर्मिनेट्स द रीडिंग सेशन। तो इसलिए वो नेगेटिव एक्नॉलेज को भेजेगा आफ्टर द लास्ट बाइट इट हैज रिसीव्ड, एंड दैट बिकम्स द रीजन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेज वेवफॉर्म। फॉर एग्जांपल बाकी सब तो हमको पता, हमने देखा है पीछे डिटेल वगैरह, लेकिन फॉर एग्जांपल दिस इज द 9th क्लॉक पल्स, और इस 9th क्लॉक पल्स के ऊपर इफ यू सी द एसटी लाइन इट इज इन द हाई स्टेट, and this high state means negative acknowledge, जो यहाँ से नीचे लिखा है। नेगेटिव एक्नॉलेज के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा कि स्टॉप कंडीशन आ जाती है, और स्टॉप कंडीशन का मतलब ये होता है कि देयर विल बी अ ट्रांजिशन ऑन द एसडी लाइन ड्यूरिंग द हाई टाइम ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये क्लॉक टाइम हाई है, you can see the high time clock is high, and we have basically seen this transition from low to high state, this is the stop condition। So तो अब I hope के एक general understanding about the IC protocol is developed in you guys and you now properly understand the operation of IC bus। कुछ उसकी और further details देखते हैं जो कि help करती है further strengthening the concept that we have seen so far in the I2C protocol। तो
इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं एंड दिस ब्लॉक सेज दैट क्या हमें बॉक्सेस की फॉर्म में दिखाया गया है कि जो ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर वो उसकी उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टू अ स्लेव ऑन द आई स्क्वायर सी बस, जब आपने स्लेव पे राइट करना है तो देखें दिस एस मींस देयर विल बी स्टार्ट कंडीशन। ये शेडेड बॉक्स जो है ये बता रहा है कि मास्टर कंट्रोल एसडीए लाइन, और ये जो व्हाइट बॉक्स है बता रहा है स्लेव कंट्रोल एसडीए लाइन। तो चूंकि मास्टर टू स्लेव ट्रांसमिशन हो रही है तो देखें ये दिस विल बी द स्टार्ट कंडीशन फॉर जनरेटेड बाय द मास्टर एंड दिस हैव नाउ वी हैव देन 7 बिट्स ऑफ एड्रेस। क्योंकि एड्रेसिंग इसमें होती है, एड्रेसिंग मैकेनिज्म होता है तो एड्रेस जाता है लिखा हुआ स्लेव एड्रेस डिवाइस एड्रेस 7 बिट्स एंड देन वी हैव अ रीड राइट बिट। ये जो 8वीं बिट होगी एड्रेस के बाद ये रीड राइट की बिट होगी, इस केस में जीरो मतलब राइट ऑपरेशन होगा और फिर ये एक्नॉलेजमेंट की पल्स आएगी यानी एक्नॉलेजमेंट की बिट आएगी। और ये कौन असर्ट करेगा? ये स्लेव असर्ट करेगा क्योंकि ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम मास्टर टू स्लेव हो रही है। और जब ये एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी देन वी विल हैव रजिस्टर एड्रेस ऑफ अनदर 8 बिट्स। फिर हम रजिस्टर एड्रेस सेंड करेंगे इन द सेम ऑर्डर जैसे कि हमने ये एड्रेस सेंड किया था और फिर उसके आखिर में अगेन एक्नॉलेजमेंट की बिट आती है लाइक दिस एंड देन फाइनली वी विल बी एबल टू सेंड द एक्चुअल डाटा जो कि अगेन 8 बिट्स का है। तो डाटा ट्रांसफर होगा, फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी एंड देन देयर विल बी स्टॉप कंडीशन दैट विल फिनिश द होल सेशन। तो ये तो एक एग्जांपल बताई गई कि कैसे राइट करेंगे स्लेव्स के डिवाइस रजिस्टर के ऊपर, यानी जो स्लेव डिवाइस है उसके रजिस्टर पे कैसे आप राइट कर सकते हैं। दिस इज द राइटिंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म क्या है? इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म इज द रीडिंग मैकेनिज्म। अब ये रीड करना है आपने, रीड फ्रॉम वन रजिस्टर इन अ डिवाइस। अब ये रीडिंग है, मास्टर कंट्रोल्स का था एसडीए लाइन, स्लेव कंट्रोल ये वो कलरिंग स्कीम वही है, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीसीडिंग डायग्राम वो हमें नोट करना है। अब ये रीड ऑपरेशन है तो इस केस में again we will have a start condition and then we have the address of the slave of course followed by the read write bit as usual। फिर हमारे पास acknowledgement आएगी slave की तरफ से, उसके बाद हम रजिस्टर का एड्रेस राइट करते हैं, कौन मास्टर राइट करता है, मास्टर कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद अगेन हमारे पास एक्नॉलेजमेंट की बिट आएगी फ्रॉम द स्लेव से, रिसीवर से। और फिर यहाँ पे देखें रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन है, ये इसलिए रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन यहाँ पर आ रही है क्योंकि अब आपने ये दोबारा, क्योंकि आपने एक और एड्रेस भेजना है स्लेव डिवाइस के ऊपर, तो आपको यहाँ पर रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन को असर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेटेड या अंडरस्टूड बाय द स्लेव रिसीवर। ये व्हाट इट हैज टू डू विद दिस कमिंग, क्योंकि आप हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि इधर इज इट इज द एड्रेस और डेटा बाइट। तो डिस्टिंग्विश का तरीका ये होता है जनरली पहले आप एड्रेस भेजते हैं जो कि डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द स्लेव होता है, उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट एड्रेस आपने सेंड करने हैं तो उसके लिए आपको एक ऑटोमेटिक यानी रीस्टार्ट कंडीशन यहाँ पे रिपीट करनी पड़ेगी, यानी रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन। देन यू विल स्लेव एड्रेस क्या करें, स्लेव डिवाइस स्लेव एड्रेस। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइस स्लेव एड्रेस 7 बिट, रजिस्टर एड्रेस 8 बिट्स, यानी फर्स्ट एज अ डिवाइस एड्रेस, फिर रजिस्टर एड्रेस आता है जो कि 8 बिट्स का है, उसको भी एक्नॉलेज किया है, फिर यहाँ पे रिपीटेड स्टार्ट हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, डिवाइस का स्लेव एड्रेस 7 बिट्स, ठीक है? अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखें यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले आपने यहाँ पर स्लेव डिवाइस का एड्रेस भेजा है, ये भी स्लेव का एड्रेस है, और फिर आपने रजिस्टर एड्रेस भेजा और फिर रीस्टार्ट कर दी यहाँ पे कंडीशन, ठीक है? और फिर आपने दोबारा स्लेव डिवाइस का एड्रेस भेजा और फिर क्या हुआ है जब एक्नॉलेजमेंट आ गई। अच्छा, चूंकि यहाँ पे राइट था ना, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑपरेशन है रीडिंग का, ये राइटिंग ऑपरेशन नहीं है। तो इसीलिए पहले आपने स्लेव डिवाइस का एड्रेस सेंड किया और फिर आपने रजिस्टर का एड्रेस सेंड किया कि जिससे डेटा रीड करना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद आपने दोबारा स्टार्ट कंडीशन असर्ट की और फिर से स्लेव का एड्रेस प्लेस किया। उसके बाद आपके स्लेव ने आपको डेटा ट्रांसफर किया, यानी कि डेटा बाइट फ्रॉम रजिस्टर एन जो कि ये एड्रेस किया था और वो ट्रांसफर हुआ। और फिर मास्टर जो है जब वो उसको रिसीव कर लेगा तो वो एक डिलिबरेटली नेगेटिव एक्नॉलेज यहाँ पे प्लेस करता है टू टू डिसकंटिन्यू फर्दर डेटा ट्रांसफर, ठीक? और फिर आखिर में वो स्टॉप कंडीशन को स्टॉप जनरेट करता है। तो इसका मकसद ये हुआ कि रीडिंग फ्रॉम अ स्लेव इज वेरी सिमिलर टू राइटिंग बट विद सम एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू रीड फ्रॉम अ स्लेव
the master must first instruct the slave which register it wishes to read from. ये मैंने यहाँ से देख लिया. और this is done by the master starting off the transmission in a similar fashion as the write by sending that address with the read write bit equal to 0, जो कि हमने यहाँ देखा, read write 0 थी, signifying a write, followed by the register address it wishes to read from. और ये register address है जहाँ से उसे read करना है. Okay, once the slave acknowledges this register address, the master will send a start condition again. अब master दोबारा start condition generate करेगा again, followed by the slave address with the reader bit set to 1. Yes. और अब यहाँ पे रीड राइट की बिट 1 होगी क्योंकि पहले उसने एड्रेस राइट करना था तो उसको 0 रखा, और जब वो राइट हो गया एड्रेस स्लेव के ऊपर तो फिर दोबारा रीस्टार्ट करके उसने दोबारा स्लेव एड्रेस भेजा और उसमें उसने रीड राइट की 1 को कर दिया 1. नाउ इट इज बेसिकली स्पेसिफाइंग ऑपरेशन कि इट इज अ रीड ऑपरेशन, और जब ये रीड ऑपरेशन जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट के बिट के बाद ऑटोमेटिकली स्लेव जो होगा वो वहां पर डेटा को राइट करेगा बस के ऊपर. तो ये वाला लिखा है master start condition again followed by a slave address with the read address set to 1 signifying a read. This time the slave will acknowledge करेगा the read request and master releases the SDA bus but will continue supplying the clock to the slave. यानी इस स्टेज के ऊपर आके मास्टर जो है वो बस का कंट्रोल यानी एसडीए लाइन का कंट्रोल रिलीज कर देगा, लेकिन क्लॉक वो जनरेट कर देगा क्योंकि ये क्लॉक उसने जनरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है. Okay, so during this part of transition, the master will become the master receiver and the slave will become the master slave transmitter. So this is the part. यहाँ पर आगे control किसके पास आएगा? Slave transmitter के पास आ जाएगा. The master will continue sending out the clock pulses, but will release the SDL line so that the slave can transmit data. At the end of every byte of data, the master will send an acknowledge to the slave, letting the slave know that it is ready for more data. Once the master has received the number of bytes it is expecting, it will send a negative acknowledge, signaling to the slave to halt communication and release the bus. The master will follow this up with a stop condition. वही सारी डिटेल्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से मास्टर जो है वो इन्फॉर्म करता है स्लेव ट्रांसमीटर को टू फिनिश ट्रांसफरिंग द डेटा बाइट्स एंड देन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप कंडीशन मास्टर असर्ट करता है to release the bus. So this is quite simple. I hope that now you got the idea of the I2C operation. ये further इसमें कुछ भी नहीं है, तो I guess it is the end of the lecture, and so now I would rather say thank you very much for your time, and we will inshallah continue our lecture with something else in the next video. Thank you very much, and bye bye.